हाँ हाँ, मैं वो जगह दुर्गेश बस आ ही रहा है जस्ट, आपको जो करेगा मॉडरेट करेगा। बाकी मैंने मीटिंग तो स्टार्ट कर दी, आप चेक कर सकते हैं ऑडियो वगैरह सब कुछ। हाँ कुछ आगे आगे तो ये एक जनरल डिस्कशन है, यूथ टॉक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि आपके बारे में, पर्सनल बारे में, और यूथ के लिए आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, एक मतलब एक्सरसाइज वगैरह आज मतलब वर्तमान दौर में कैसी मतलब यूजफुल हो सकती है, मतलब ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, जनरल टॉकिंग रहेगी। ठीक है ना, आप आ जाइए, मैंने चालू कर दी वो मीटिंग। देखो साहब, ठीक है ना, आप ऐसे लिखोगे। अभी हमने वर्चुअल बैकग्राउंड बना दिया है, क्रिएट कर दिया है। हम आसपास नहीं बैठेंगे यहाँ पे, केवल साइड से आपको मैनेज कर देंगे थोड़ा बहुत जो भी है। यहाँ से लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हाथ लाओ, मेरे चेहरे के पास हाथ लाओ। ये देखो साहब, ऐसे ऐसे हाथ दिखेंगे। अरे ये कौन गुजर रहा है पीछे? ऐसे सामने किया है। ये तो अंकिता क्या बोली, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? हाँ, मैंने कहा जनरल क्वेश्चन रहेंगे, जनरल टॉक रहेगी। हम लोग को तो ये पीछे भागने पड़ेगा यार, अगली बार तो मैंने ग्रीन बैकग्राउंड लाना पड़ेगा तो एकदम साफ क्लियर रहे। हाँ ये सही रहता है ना यार। अरे वो हमने सोचा कि इस बार वर्चुअल करते हैं। अभी ले आएंगे, आपको 2-1 मीटिंग और करना है ऐसे अटेंड। हाँ ले आएंगे, उसको काम आता रहेगा। और यही पीछे मिलता है सोवा फोटो स्टूडियो को। अच्छा हाँ पीछे सोवा फोटो स्टूडियो को। हम देखिए नहीं यार। अरे यार तुम फिर क्या देखते क्या हो? वही देखते हो। अरे हम तो कुछ और देखते हैं यार। आओ आओ बैठो आप, जुड़ी रही होगी जस्ट। वो इसलिए डाली कि वो बस 5 चौचा ऑडियो तो ऑन है ना। ऑडियो भी बंद कर, थोड़ा सा इधर कसको हमारी तरफ, ये और बीच में जाओ, ऐसा हो जाता जमो। नहीं नहीं इधर ही करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे कर दो। ये से एक कदम इसमें तो उल्टा दिखेगा ना, तो इसमें बाल अरेंज करो, चैलेंज है। लाइव हो गया। Hello, Hi Ankita, can you hear me, right? my voice is audible to you? Yes, excellent. और कुछ लोग ऐड हो गए हैं? My net is at its peak of worst performance, so let's hope it goes well. एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज हो ही रहा है, स्मार्ट सिटी हो गई है लेकिन Smart city, yeah. Don't worry, it's fine. ओके ओके So I'll go off and we can start at 4:05 so that everybody can join. या एग्जैक्टली विल वेट फॉर द Okay. You are ready to live for Facebook? नहीं नहीं नहीं, बस सब जरा उसको वो करते हैं फेसबुक पर। उस तरफ देख के बात करना होगा। नहीं नहीं, सामने देख के बात करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो पर वो डाउन आ रहा है ना, नीचे आ रहा है मेरा फेस, सो दैट कुछ टाइप करते हैं आप, जूम यूट्यूब टॉक करते हैं। क्या आ रहा है? गुड टॉक इज लाइव, इज लाइव विद बाद में कर देंगे उसको, ठीक है ना? यहाँ पे आपका क्लियर है? ठीक है। अब ये मेरा डाउन होता रहा है तो मेरे को ऐसे देख के बात करना पड़ेगा, मतलब कैमरा किस साइड है? वो है ना सामने, यही वाला है। हाँ मुझे लगा। ओके ये दिस वन। ओके सामने भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, सामने भी देखो तो समझ में जाएगा। ओके चालू कर देना फोन। क्यों अभी चालू नहीं कर रहे हैं? रुक जाओ ना, ऐड तो होने दो लोगों को। नहीं ऐड ज्यादा नहीं होंगे, आप ही दोगे बस। किसी को दिए नहीं, सब किसी को दिए नहीं, केवल आपको जनरल टॉक करना है, बाकी सब लाइव देखना है। अच्छा फेसबुक और उस पे लाइव देखेंगे, 24 लोग होंगे। किसी को भी आईडी से मांगा था, मैं किसी को देखनी है मेरा। हेलो अंकिता। Yes. ओके
तो हम इसको बाइलिंगुअल रखते हैं. हाँ, my English is better, लेकिन I understand तो अपन. Actually, English is better, but actually most of our listener is coming from the Hindi belt, so therefore हाँ they. ठीक है, no problem. Hindi is also as good, I think. लाइव कर दें फिर रुकते हैं आपके साथ. हेलो अंकिता, Hello. कैसी हैं आप? All good. आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ. ये यूथ टॉक में यू आर वेलकम. Thank you. एंड हमने आपको ही सबसे पहले इसलिए बुलाया है क्योंकि एथलीट्स जो हैं वो फ्यूचर है इंडिया का, इवन आई वुड से वर्ल्ड का. अब फ्यूचर क्यों है, एथलीट क्यों होते हैं, और एथलीट्स से ही हम पहले बात करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इंसान कभी भी जब अपना 100% देना चाहता है तो उसे स्पोर्ट्स के माध्यम से ही एनहेंस करना पड़ता है अपनी एनर्जी को. वो स्पोर्ट्स के माध्यम से ही जान सकता है कि मैं अभी कहाँ पे, मैं कितना परसेंट दे पा रहा हूँ, मैं कितना परसेंट दौड़ सकता हूँ, मैं कितना परसेंट चल सकता हूँ, मेरी हार्ट बीट कितनी है, एंड सारी चीजें किस लेवल पे काम कर रही हैं. तो hello everybody, I am introducing Ankita Srivastav. She is an athlete. I would say she is a pride of India, pride of Bhopal. क्या कहूँ आपके बारे में, आपको इंट्रोड्यूस करना तो मुझे लगता है मतलब कोई मतलब नहीं होगा इसका. एवरीबडी नोज यू ऑलरेडी. No, that's very sweet of you. और जो नहीं जानते हैं वो I think जान जाएंगे, and thank you for the wonderful introduction. तो अंकिता, सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में आपका जाना कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? So my father, he's a Sindhian, and we had a Sindhya reunion in Gwalior. ओके. So हम वहाँ गए थे, and we met one of his colleague and friend and batchmate जो heart recipient थे. ओके. उनके थ्रू हमें पता चला था, and about a year before हमें पता चला था कि गेम्स आने वाले हैं. And then his name is Karan Nanda. तो उनने हमें इंट्रोड्यूस किया ऑर्गन इंडिया से, and the federation जो ये पाथ बना रही थी, and that's how all the discussion started. So I didn't have any idea, वहाँ से start हुआ था पूरा discussion. So ओके. then we figured out कौन से games हैं, कौन से athletics में कितने हैं, donors के लिए कौन से games हैं, and then मेरे past experience और past performances के हिसाब से, and then you have to see records जो already records चल रहे हैं उसके हिसाब से which games you can play. That's how it started. तो अंकिता, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं आज के, जो एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करें कि उन्हें वो उनका पोटेंशियल क्या है? जैसे आपने कैसे चूज किया कि नहीं मुझे लॉन्ग जंप करना चाहिए या मुझे एथलीट बनना है, तो मुझे मैं क्या कर सकती हूँ? So this one thing जो मुझे बहुत बचपन में समझ में आ गई थी कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकता है. आपने धोनी को भी देखा होगा कि वो फुटबॉल भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है, एंड देन ही इज अ क्रिकेटर. सो जब एक स्पोर्ट आप खेलते हो तो दैट स्पोर्ट्स पर्सन इज वेरी अडेप्टेबल. वो डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट गेम्स खेल सकता है. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको क्या पसंद है, उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी किस स्पोर्ट्स में जा रही है, और वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है. Okay. So temporarily in school मैंने सारे sports खेले हैं. So from basketball, volleyball, cricket to whatever games exist, I was there in all the games. तो वहाँ से start होता है, and then it's moreover I would say opportunity और destiny पे based होता है. पर then अगर आपने decide कर लिया कि मुझे एक sport खेलना है और आप उस पर concentrate कर रहे हो तो आप उसमें excel करोगे. फिर अगर दिस कैन हैपन बचपन में, पर अगर आप यही चीज एट 18 आप डिसाइड करो कि आप 6 स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो फिर आप
छः में fully concentrate नहीं कर सकते and you can't perform well. So that's how it starts. So everybody has to play all the sports. Sports person होता भी ऐसे ही है. And then decide आप, और फिर आपकी opportunities पे डिपेंड करता है आपके स्कूल में कौन से चल रहे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे कौन से गेम्स को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, कौन से गेम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कौन से गेम में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है. These are few ways where you can decide which sport to carry on. As we said ना, हमारे यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लगभग हर एस्पेक्ट्स को के बारे में लिखा है, हर एस्पेक्ट्स के बारे में जाना है और बताया कि किस तरीके से हम एक ईस्टमैन के साथ जी सकते हैं. जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस वजह से आती हैं. एंड अगर हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो हम बहुत इजीली स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाते हैं, बहुत इजीली काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों से डील कर सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस आते हैं सभी की लाइफ में. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट करती हैं और आपका डेली रूटीन क्या रहता है. So very good question, I think. So stress, मैं इसको बार बार बोलती हूँ, हर सेशन में बोलती हूँ कि मैं अभी बहुत मोटिवेटेड साउंड करूँगी टू एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, बट दैट डजंट मीन कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ या हमेशा मेरा एंथुजियाज्म लेवल इतना ही रहता है. सो इट कीप्स चेंजिंग विद एवरी पर्सन. आप ऊपर जा रहे हो, आप नीचे जाओगे, इट्स वेरी नॉर्मल. उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, उस टाइम पे आप अपने साथ क्या बात करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. एंड आई थिंक वो एक लौता डिफरेंस होता है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में. तो एवरी फोर्थ डे आई विल ऑल्सो हैव अ डाउन, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है और सब गलत डायरेक्शन में जा रहा है. इट्स वेरी नॉर्मल, सबको होता है. पर उस टाइम मोर देन आपके आसपास क्या हो रहा है, आप अपने आप से क्या बात करते हो, दैट हैज टू बी रियली पॉजिटिव. और जितना आप नेगेटिव बात करोगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, उतना आप सोचने लगते हो, एंड देन इट्स अ विशियस साइकिल जो खत्म नहीं हो सकती. तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन उसके लिए बहुत चाहिए होता है. जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आई डू इन द डे, आई थिंक सबसे इजी वे टू रिमेन पॉजिटिव इज कि आप बिजी रहो. क्योंकि जो इंसान खाली रहता है उसके दिमाग में फिर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि दिमाग खाली है. सो मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मेरा डे बहुत स्ट्रक्चर्ड और बिजी रहे. सो इवन इफ आई डोंट हैव टू मेनी मीटिंग्स इन अ डे, आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ और प्रोग्राम्स शेड्यूल कर दूँ, जिससे कि जैसे ये प्रोग्राम शेड्यूल हुआ है, सो दैट आपका डे फुली ऑक्यूपाइड रहना चाहिए. आप किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगे रहोगे तो आपका दिमाग किसी नेगेटिव चीज में नहीं जाता है. तो इट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं. वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा एक दिमाग है, हम बहुत ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं. लेकिन हम क्या सोच रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल है, और वो धीरे धीरे आता है. वो कंट्रोल हमें बनाना पड़ता है. तो दैट्स व्हाट आई वर्क ऑन. और मैं रिसेंटली मेडिटेशन भी स्टार्ट कर लिया है, सो दैट रियली हेल्प्स. एंड एक्चुअली क्या है, क्वालिटी टाइम विथ योरसेल्फ. आप अपने को कितना इम्पोर्टेंस देते हो. आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में. तो हम जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तो हम अपने आप से अच्छी ही बात करेंगे. मतलब कौन चाहता है अपने आप से नेगेटिव बातें करना. सो आई थिंक दैट कीप्स मी अवे फ्रॉम नेगेटिव टॉक्स. आई थिंक क्वालिटी टाइम है और क्वांटिटी टाइम होता है, ठीक है. तो हम एक्चुअली हर किसी के लिए सक्सेस का एक पैरामीटर होता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं सक्सेस हूँ, या मैं ये कर रही हूँ तो मैं सक्सेस हूँ. और एट द एंड हमें ये भी सोचना होता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, as we see that in every generation we have few applications to work on behalf of next generation. We try to, or we got to make better line better. So हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब जैसे आप एक आइडल हैं स्पोर्ट्स के लिए, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद भी आप स्पोर्ट्स में गई, आपने इंडिया के लिए मेडल्स लिए, दो गोल्ड मेडल्स लिए, उसके बाद भी सिल्वर लिया, एंड सिल्वर या ओके. हाँ, तो ये जो आप पर डे डेली आपका काम भी होता है, आप एक बिजनेस भी कर रही हैं साथ ही साथ में, तो आप बताएं उसके बारे में कि आप कैसे ये दोनों को मैनेज करती हैं. और टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये मतलब कितना क्रूशियल होता है, क्योंकि सभी के पास एक ही दिन है आफ्टर ऑल. यस, एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा पॉइंट है एंड इज वेरी नेसेसरी. तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो उस टाइम हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. आई वॉज रियली बिजी एंड दैट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी
which was a lifetime opportunity, मुझे पता था, and I didn't want to say no to it. So there are two ways which I decide, और मैं उनको बहुत ज़्यादा importance देती हूँ कि for example मेरे पास 5 काम है करने को दिन में, and then I think I'm very busy. Obviously मैंने सोच लिया अपने दिमाग में कि मैं बहुत busy हूँ, फिर मेरे पास एक 6th opportunity आती है, तो usually I ट्राई टू थिंक कि वो जो 6th अपॉर्चुनिटी है वो अगर मैं नहीं लेती, नहीं एक्सेप्ट करूंगी, तो मैं क्या करूंगी उस टाइम के साथ? Obviously. क्या मैं दोस्तों के साथ रहूंगी, क्या मैं नेटफ्लिक्स कर रही होंगी, क्या मैं सो रही होंगी? मतलब इफ उसका आंसर रहता है कि आई विल बी डूइंग अ नॉन प्रोडक्टिव वर्क जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मैं वो 6th अपॉर्चुनिटी भी ले लेती हूँ, एंड उससे मे बी मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा या थोड़ा बर्डन हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतना अच्छा लगता है कि आई हैड अ कंस्ट्रक्टिव डे। सो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने उसको हम हाँ बोलें। यूजुअली लोग सेल्फ प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, एंड आई रियली थिंक कि सबके पास टाइम है, थोड़ा कम आई डोंट नो, लेकिन सबके पास टाइम है फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो वी शुड से येस टू एनी अपॉर्चुनिटी वी गेट। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, एज आई टोल्ड यू उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल टाइट था। सो आई वुड मैं 4 बजे उठती थी, एंड बाय 5 मैं साइन पे होती थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी। एंड देन वो 9 बजे सेशन खत्म होता था, बिकॉज मेरे पास दिन बहुत कम थे। तो मैं 9 बजे घर वापस आती थी, 10:30 ऑफिस जाती थी, एंड देन 6:30 ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस इज ऑल्सो अपने आप में काफ़ी हेक्टिक होता है, उसके बाद मैं वापस साई जाती थी, एंड फिर मैं रात में आती थी, और फिर रात में भी इनफ काम होते हैं, एंड देन आई वुड स्लीप अराउंड 2-3। तो वो शेड्यूल मैंने फॉलो किया, एंड मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब आई वुडंट लाइक टू टेल एनीबडी कि ये सब ऐसे ही हो जाता है, या डेस्टिनी ने मेरे को मौका दिया और फिर लक ने मेरा साथ दिया और ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा हार्डवर्क होता है जो कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करता उस हार्डवर्क के बारे में। तो वो हार्डवर्क और वो टाइम मैनेजमेंट जो मैंने किया उसकी वजह से ये हुआ। और डेली लाइफ में भी बहुत इजी होता है कि आप अपने दिन को ऐसे ही निकाल दो। एंड अबव ऑल ये लॉकडाउन के टाइम पे तो हमें दुनिया ने काफी रीजन दे दिया है कि हम घर पे बैठ के चिल करें। तो उस टाइम को आप कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को? आपके पास टाइम ही नहीं था, पहले तो आप हर चीज के लिए बोल देते थे कि आपके पास टाइम ही नहीं है। अब आपको 6 महीने मिले जब आपके पास बहुत टाइम है, तो आपने उस टाइम के साथ क्या किया? यू हैव टू बी आंसरेबल टू योर सेल्फ। तो अगर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है देन दैट्स अमेजिंग, और नहीं आ रहा है तो अभी 6 महीने और है हमारे पास, तो हम और कंस्ट्रक्टिवली वो टाइम यूज कर सकते हैं। ओके मैं देख रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह थी जो लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे जो अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन्होंने सुसाइड कमिट किया। ऐसे बहुत वी हैव ह्यूज नंबर्स एंड ये लोग आजकल ये भूल गए हैं कि वो अपने आप के साथ कैसे टाइम स्पेंड करें, अपने खुद के कमिटमेंट पे कितना स्टक करें, एंड उन्हें करना क्या है एट द एंड। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मैं स्पोर्ट्स में जाऊं कि मैं पढ़ाई करूं, मैं मुझे ये एग्जाम भी देना है और एट द एंड ऑफ ईयर मुझे कुछ करना भी है, कुछ अलग अलग गोल्स होते हैं, पर वो उसमें स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं। तो पहले तो स्पोर्ट्स एक प्रायोरिटी रहता है, मजा आता है उसमें, फिर वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स से डिटैच हो रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं ऐसा जिसमें, अब जैसे मैं देख रहा हूँ जैसे आप हैं तो आप पढ़ भी रही हैं, आप एक कंपनी भी रन कर रही हैं, आप बहुत हद तक मतलब सारी एक्टिविटीज कर ले रही हैं। जो कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फिजिकल चेंजेस को नहीं समझ पाते कि जिस तरीके से हम वर्क करते हैं तो कार्डियो होता है, कार्डियोलॉजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। कई बार कई लोग बैठे रहते हैं चेयर पे, सिर्फ घर पे ही रहते हैं, ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो बहुत सारे एरर्स हैं सोसाइटी में, लेकिन एथलीट्स को हम देख के फॉलो कर सकते हैं कि किस तरीके से वो एक मैनेजमेंट किस तरीके से अपना एक मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं। जैसे उसेन बोल्ट है तो उसका रिकॉर्ड भी पता है, कंसिस्टेंटली वो प्रैक्टिस भी करता है, एंजॉय भी करता है, पढ़ता भी है, मस्ती भी करता है। तो बहुत से ऐसे एथलीट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि नहीं अच्छा अंकिता का भी ये रिकॉर्ड है, ओहो तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा कई बार कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब मैं आज बहुत थक चुका हूँ। ये एक
ये पता नहीं परसेप्शन कहाँ से आता है। आप ये तो देखिए कि कौन एक ऐसा इंसान है जो एक किडनी में आपसे 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको देख के आप मोटिवेट करेंगे, आप उसको देख के वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एथलीट्स को वो डेली बेसिस की एक पर्टिकुलरली न्यूज में एक एथलीट को रखे और बताए कि आज उसका डेली रूटीन कैसा था, आज वो कितने लोगों से मिला और अलॉन्ग विथ वो ये काम भी कर पाया। और वो 4 बजे सो के उठा था और 9 बजे तक उसके आधे से ज्यादा काम खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लोग उठ ही नहीं पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं, वी आर अंडर स्ट्रेस। हाँ हाँ, दैट्स नो डाउट। और उस चीज को हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए कि स्ट्रेस है। और इंडिविजुअली सबको अपनी लाइफ में लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है और मेरी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इन माय करंट सर्कमस्टांसेस मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी तो आप बोलोगे आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इफ यू हियर समबडी एल्सेस लाइफ तो आपको लगेगा कि उसकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है। तो सब अपने आप में कन्विंस्ड हैं कि हमारी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड देन हम किसी को समझा नहीं सकते कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक अगर हम सब एज ह्यूमैनिटी एंड एज ह्यूमन बींग्स हम अगर इस कंसेंट पे आ जाएं कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है एंड सबकी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सबकी लेवल्स अलग अलग होंगी, पर इन देयर पोटेंशियल, इन देयर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब उनसे डील कैसे करना है, देर आर ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस जो हम दुनिया में देखते हैं। पर मुझे सीरियसली ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हर रोज आप एक टेड टॉक देख रहे हो, मतलब यू कैन, आप टेड टॉक देख रहे हो या कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, दीज कैन बी टेम्पररी फेजेस इन लाइफ। या आप वीकली एक मोटिवेशनल सेशन अटेंड कर लो टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, पर आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। या कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता हमेशा कि कुछ करो, तुम्हें ये करना था तुमने नहीं किया। आई कांट डू दैट। मैं आपको एक जनरल ओपिनियन दे सकती हूँ अबाउट लाइफ। तो मोटिवेशन अंदर से आता है, दैट्स समथिंग जो हमें इनबिल्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी इंसान इस अंडरस्टैंडिंग पे भी अगर आ जाए कि एवरीबडी इंक्लूडिंग मी और एनीबडी, हुसैन बोल्ट ऑल्सो, कोई भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता है, सबके अपने डाउन्स हैं, अप्स हैं। तो उस सिचुएशन से हमें बाहर कैसे निकलना है, हमें खुद वो एनालिसिस करनी पड़ेगी। और क्या हमें अपनी लाइफ के लिए आंसरेबल नहीं होना चाहिए? मतलब इट्स आवर लाइफ और हमें एक गिफ्ट मिला है और हमारे पेरेंट्स ने दिया। अब उस लाइफ के लिए कोई और आंसरेबल क्यों होगा? उस लाइफ के लिए आपको ही आंसरेबल होना है, उस लाइफ के लिए आपको ही मेहनत करनी है, उस लाइफ के लिए आपको ही मोटिवेटेड रहना है, इंस्पिरेशनल रहना है। फॉर एग्जाम्पल थाउसेंड सर, उनसे मेरा एक डिस्कशन चल रहा था सम लास्ट ईयर आई थिंक, कि जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं जो टीटी नगर स्टेडियम आते हैं और फॉर एग्जांपल साई आते हैं, सो वी हैव टू अरेंज अ प्लेस फॉर देम सो दैट सबने विराट कोहली को देखा है, देव सीन द अप, वन दे डू नॉट नोटिस उसने कितना हार्डवर्क किया है। एंड सेकंड, बहुत सारे, आई एम श्योर इन इंडिया बहुत सारे लोग होंगे जो उतने ही कैलिबर के होंगे, उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे एंड माइट नॉट हैव रीच दैट लेवल फॉर एक्स वाई जी रीजंस। लेकिन उन लोगों की मेंटल स्टेटस पे हमें आना और उनकी हेल्प करना इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू, इज समथिंग दैट दे आर वर्किंग ऑन। और उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि किसी ने बहुत मेहनत करी और उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, या मिली तो वो दिन उसका अच्छा नहीं था, जो स्पोर्ट्स में बहुत बार हो जाता है। तो उन चीजों पे हम जरूर वर्क कर सकते हैं। बट दिस इज फॉर अ एथलीट, फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। बट फॉर नॉर्मल पीपल इन नॉर्मल लाइफ, अगर हम ही अपनी हेल्थ की तरफ नहीं फोकस कर पा रहे हैं या अपनी हेल्थ को 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं और हम इस भ्रम में हैं या अपने आप को कंसोल करने के लिए बोल देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो दैट इज टोटली ऑन अस। और वो हमें खुद पे लेना पड़ेगा। इतने कोमल हम है नहीं कि हम इतनी सी बात नहीं समझ सकते। एंड दैट इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसपे कोई स्ट्रेस लेता है या डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि वो किसी को भी हो सकता है। दैट्स अगेन वन स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स। लेकिन नॉर्मली अगर हम अपने आप से केवल एक्सक्यूज बना रहे हैं और दूर बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जस्ट ये नोटिस करें कि ये तो हम खुद के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। हमें तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई ऑलवेज से दिस, इज द मोस्ट selfish person
who exists, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए या उसको अपनी गाड़ी चलाने के लिए केवल अपना ही ध्यान रखना है. दैट्स सच एन अमेजिंग जॉब. जैसे आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो आप उस कंपनी को ऊपर पहुंचा रहे हो, पर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ आपको ही वापस मिलेगा. तो अगर उसमें हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो इज अ कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम ऑल क्योर्स, अब इस जो यूथ टॉक में हमारा जो मेन मोटिव है वो लोगों को सॉल्यूशंस देना है. जैसे हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जापान किस तरीके से अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहा है, अमेरिका, साउथ कोरिया, ये जो टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें लाइफ स्पैन कैसे ज़्यादा है, मोर्टिलिटी रेट किस जगह ज़्यादा है. तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ देखिए, स्ट्रेस तो हर इंसान को हर दिन होता है, हर मिनट होता है, घंटों में होता है, कई बार होता है. पर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है कि वो उसको कैसे रिटेन करे, कैसे रिटेन करे कि एक स्ट्रेस आपको हमेशा ही रहे, लेकिन आपको आप उसको इतनी तवज्जो ना दें कि मतलब आप उसको एकदम हाइप पे लेके गए, अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ. हमें बाहर निकलना है. एट दी एंड हमको अपने रूम से बाहर निकलना है, एक फ्रेश एयर लेनी है, ब्रीथ लेना है अच्छे से. हमें ये याद होना चाहिए कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, हम किस तरीके से अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों से मिल सकते हैं. एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल. मुझे याद है मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो आप बहुत एनर्जेटिक थी. एंड हम डेली अलग अलग जगह जाते हैं. जैसे मैं अभी यहाँ स्टूडियो में आया तो मुझे पता नहीं कैमरा किस तरफ है, और मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मैं नीचे देख रहा हूँ, तो ये नहीं पता होता. ये छोटी छोटी चीजों से भी स्ट्रेस होता है, लेकिन वी नो कि यार ये है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी है. अब हमें तो एक कम्युनिकेशन करनी है बेसिकली. कई लोग इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे यार शायद मैंने अभी जो ड्रेस कोड है वो गलत पहना है. कई लोग इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं कि शायद कम्युनिकेशन में मैं उस हिसाब से कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ. बहुत सारे डायलमास हैं, बहुत सारे चीजें हैं. साइकोलॉजिकली लोग, आप देख रहे हैं ना लोग कितने सक्सेसफुल हैं. मैं ऐसे लोगों के बारे में सुन रहा हूँ जो बहुत सक्सेसफुल हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो वो क्या रीजन होता है कि वो है तो सब कुछ सही, लेकिन वो छोटा सा स्ट्रेस एक ऐसा आया कि वो किसी से मिल नहीं पाए. आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत, जैसे आप डेली अपने फ्रेंड से मिलती हैं तो एक नए नए थॉट्स आते हैं, लोग शेयर करते हैं, यार मैं बहुत स्ट्रेस में था, अच्छा हो तो मिल गया. तो आप बिजनेस से रिलेटेड किसी से काम मिल रहे हैं तो आपको पता होता है कि नहीं ठीक है अभी मिलेंगे तो कुछ चेंज होगा. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज. चेंज आता ही है. आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में नहीं रह सकते. आप दूसरा दिन होगा, सब कुछ नया होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी. कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जो उसी पे सबको चलना होता है. लेकिन ये जब एथलीट्स की बात आती है तो तब हमें पता चलता है कि नहीं, हर दिन एक नए चैलेंजेस है, हर दिन एक फिर से एक्सरसाइज करनी है. और वो इंसान एक रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी उतना ही डरा है कि हो सकता है कल कोई और इसे तोड़ दे. तो ये डर हर किसी के अंदर होता है. सक्सेस, अब ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं. कोई इसको मनी से एसोसिएट करता है, कोई इसको फेमस से एसोसिएट करता है कि वो कितना फेमस है, कोई फेम से एसोसिएट कर ले, कोई किसी भी चीजों से. लोग अलग अलग तरीके से एसोसिएट करते हैं. पर खुशी तो बचपने में ही है, इनोसेंस में ही है, प्रेजेंट में ही है. लोग ये भूलते जा रहे हैं आजकल. क्योंकि जापान में भी देखा गया कि पहले रिसेशन आया जब जापान में, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि वो ऑफिस में बहुत बिजी होते थे, 12-12 16-16 घंटा काम करते थे, तो उनके फ्रेंड्स नहीं थे. और जब वो रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद में उनके पास कोई था नहीं जिसके पास वो जा सके, मिल सके. तो उनकी डेथ हुई उनके फ्लैट्स में. और फिर वहां पे कोई पता नहीं, आसपास पड़ोसियों को पता चला कि यहाँ से बदबू आ रही है. एंड देन फिर उनको वहां से निकाला गया. फिर फोन लगाया गया रिलेटिव्स को कि आप क्या इन्हें जानते हैं, ये क्या आपके रिलेटिव हैं. तो वहां पे इस तरीके की कंपनियों का जो बिजनेस है बढ़ रहा है, जो डेड बॉडीज कलेक्ट करती हैं. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है. फिर वहां पे एक रिफॉर्म किया गवर्नमेंट ने कि हम पब्लिक बात स्टार्ट करेंगे, पब्लिक मीटिंग स्टार्ट करेंगे कि वो लोग आए, आपस में मिलें, एक दूसरे से जाने एक दूसरे को. और ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या उभर के आ रही है कि लोग अब जैसे कोविड-19 के समय में लोग घबरा रहे हैं कहीं बाहर निकलने से, मिलने से. तो वो कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी ना वो 4G पे आए हैं, ना उन्होंने स्मार्ट टीवी देखी है. वो स्टिल दे आर स्ट्राइविंग टू मेक देयर सेल्फ हैप्पी. सो
ये इस पे क्या व्यूज हैं आपके, आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों में सुधार ला सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको भी 1-2 सेशंस ले लेने चाहिए. यू आर योरसेल्फ अ वेरी बिग मोटिवेटर फॉर एवरीबॉडी आई थिंक. और आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, मुझे जितना याद है आई विल रिप्लाई वन बाय वन. सो वन दैट आई हैव आल्सो ट्रैवल्ड डिफरेंट कंट्रीज. मैंने बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों से दोस्ती करी है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटी स्टेट्स. एक जो डिफरेंस है जापान, चाइना, हांगकांग ये सारी कंट्रीज में इज डिसिप्लिन कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज एट द मोमेंट. एंड हमारे यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, आई विल अग्री, बहुत हार्ड वर्किंग है. एग्जैक्टली. डिसिप्लिन मिसिंग है, इज अ फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. और क्योंकि वो एज अ कंट्री डिसिप्लिन्ड है, तो वहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिनका मैकेनिज्म इतना ऑटोमेटेड है कि यू विल, मतलब आपको कोई पुलिस नहीं चाहिए डंडा मारते हुए कि ये करना है तुम्हें. एग्जैक्टली. कर ही रहे हैं, मतलब देयर इज नोबडी वाचिंग देम. बिना कैमरेस के भी वो गलत काम नहीं करेंगे. तो उस टाइप का डिसिप्लिन अंदर अगर हम डेवलप कर पाए, विच इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने स्टडी किया है, बुक्स में भी पढ़ा है, इनफैक्ट जाके देखा है. द इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस दे गिव टू फॉलोइंग रूल्स. और एजुकेशन की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि एजुकेशन से इंसान का दिमाग खुल जाता है, उनको बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का. और उन्हें समझ में आता है कि हम किन चीजों में लटके हुए थे. हम या तो जेंडर में थे, या हम अपॉर्चुनिटीज पे थे, या हम घर में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या हम किसी स्टूपिड सी बात से रुके हुए थे. और वहां पे वो लोग फोकस करते हैं ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन योगा, मेडिटेशन और वॉट एवर. इनफैक्ट योगा तो इंसेप्टेड फ्रॉम इंडिया, लेकिन कितने लोग उसको कर रहे हैं, आई हैव माई डाउट्स ओवर दैट. तो वन इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन एज एथलीट्स, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन देता है, जो आपने बोला अबाउट रिकॉर्ड्स, बिकॉज दे कैन बी ब्रोकन द नेक्स्ट डे. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गेम्स में गई और मेडल्स आ गए, तो नेक्स्ट ईयर इफ आई डोंट परफॉर्म देन आई एम अ लॉस्ट स्टोरी. तो नोबडी केयर्स, और आप प्रेजेंट नहीं जी सकते हो. ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लाइफ में एक अचीवमेंट किया और उसके भरोसे पूरी लाइफ निकाल दी. आई हैव टू कीप परफॉर्मिंग, और इसके अलावा भी लाइफ में आई हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स टू सक्सीड. तो अगर हम अपना सक्सेस या अपनी लाइफ जज कर रहे हैं अचीवमेंट्स पे, तो अचीवमेंट्स नहीं हो सकते, माइलस्टोन्स हो सकते हैं. तो यू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ तक लोगों की बातचीत की बात आई, जो लोग दे स्टॉप टॉकिंग, ये थोड़ा नेचर डिपेंडेंट होता है. जैसे आई एम वन पर्सन जो बात करे बिना नहीं रह सकता. आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू पीपल, आई लाइक शेयरिंग स्टोरीज, एंड आई लाइक ट्रैवलिंग. जब आप इतनी ट्रैवल करते हो तो आप लोगों से मिलते हो. पर ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से बात ही करती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही सबसे कम्युनिकेट करती थी. इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैं गेम्स के बाद आई थी एंड देयर वाज अ सेशन एवरी डे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल रेडी थी सेशंस के लिए कि आओ और मुझसे बोलो, कि कुछ बोले एंड आई विल जस्ट स्टार्ट. इट डजंट हैपन लाइक दैट. यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. मैंने काफी घंटों प्रैक्टिस करी होगी बिफोर टेकिंग अ सेशन इन दोज डेज. एंड धीरे धीरे आप डेवलप करते हो ये चीज. नोबडी इज एज आर्टिकुलेट और एज टॉकेटिव और एक्सप्रेसिव. मतलब जरूरी नहीं है कि सब जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो. तो वन, हमें खुद पे काम करना पड़ेगा. देयर इज नो डिनायल कि जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर आपको उस पर एक्ट खुद करना पड़ेगा. तो उस पर हमें कुछ, मे बी यू फाइंड पीपल, मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आपके आसपास वो जो 5 लोग हैं वो आपकी स्टोरी डिसाइड कर लेते हैं. मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि आप वो 5 जो लोग हैं आपके आसपास, उनको बहुत ध्यान से चुनो. क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हो सकते हैं, पर जो भी वो 5 लोग हैं वो अगर इंस्पिरेशनल हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके डाउनफॉल में आपको डिस्करेज कर रहे हैं, वो डिसाइड कर लेता है आपका पाथ. तो वो जो 5 लोग हैं वो आप बहुत ध्यान से चुनो. और जो लोग डिप्रेस्ड हैं या
स्ट्रेस में हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर आपके आसपास वो 5 लोग आप सपोर्टिव हों तो इंसान किसी भी प्रॉब्लम से उभर सकता है. पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड केयर फॉर यू, ऐसे लोग ढूंढना मुश्किल है. ऐसे लोग हमें ढूंढने चाहिए. और अगर हम किसी गलत संगत में हैं या हमें समझ में आ रहा है कि कॉन्वर्सेशंस हमेशा एक ही टाइप के होते हैं, हमेशा रेपिटेटिव होते हैं, हमेशा नॉन प्रोडक्टिव ही होते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल मोर देन अपॉर्चुनिटीज, तो हमें समझ जाना चाहिए, उस चीज से निकलना चाहिए. एंड वो 5 लोग चूज करने चाहिए जो हमें लगता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ाएंगे. और क्योंकि ये यूथ टॉक है, दिस इज जस्ट स्पेशली बिकॉज इट इज अ यूथ टॉक, एज अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. और इसको हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है. बिकॉज जो भी चीज़ें मैं अभी कर सकती हूँ मैं अपनी 60s में नहीं कर सकती, या 50s में भी नहीं कर सकती, 40s में भी नहीं कर सकती इनफैक्ट. तो अगर हमने इस एज को, इस टाइम को वैल्यू नहीं किया, क्योंकि अभी आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, कम सो सकते हो, ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, या आप बाद में नहीं कर पाओगे. और अगर आपने ये टाइम बहुत ही रेकलेसली यूटिलाइज किया तो ये टाइम चला जाएगा, जो कि सबका चला जाता है एंड बहुत जल्दी चला जाता है. बिफोर यू रियलाइज आप अपने 30s में होगे, 40s में होगे. एंड आस्क योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी आपको यही सजेशन देंगे कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है. अब इसको आप, इट्स अप टू यू, आप डिसाइड कर लो आप इसके साथ क्या करना चाहते हो एंड आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे. सो आई थिंक पीपल, टाइम एंड डिसीजंस जो आप लेना चाहते हो, एंड एज को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. आई इनफैक्ट गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. एक मैंने सेशन किया था जिसमें मैंने नाम ही यही रखा था कि टुडे इज द यंगेस्ट यू विल एवर बी. तो आप आज से ज्यादा यंग जिंदगी में कभी नहीं होगे. आज आप सबसे यंग हो. और अब आप इस चीज को, इट्स अ वेरी बिग एसेट जो बहुत कम लोगों को मिलता है. एंड आस्क एनीबडी हु इज एल्डर देन यू, वो बताएगा कि दे वांट टू बी योर एज. सब छोटा होना चाहते हैं, तो आप वो छोटे हो, तो आप कोशिश करके उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी चला जाएगा. मैं यही समझ नहीं पा रहा था कि लोग मनी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ये जो टाइम है जो आज आपके पास है, जो एज आपके पास है, ये कल नहीं होगी. और मनी तो हो सकता है आप 10 गुना ज्यादा कमा लें कल, हो सकता है बहुत ज्यादा, कितना भी मल्टीपल हो सकता है, लेकिन ये टाइम तो माइनस ही होना है. आपकी जो आज एज है वो कल आप कम ही होगी. वो दोबारा नहीं होगी. टाइम का. इसीलिए जो अपनी सांसें दे रहे हैं वो हमें बहुत वैल्यूबल देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो इंसान हमसे बात करने लायक है भी कि नहीं, क्या वो हमें खुश कर रहा है, एंजाइटी तो नहीं दे रहा. क्योंकि कैसे लोग हैं वो जिनसे आप मिल रहे हैं. और मैंने देखा है अमूमन जो स्पोर्ट्स में रहते हैं और जो योगा कर रहे हैं वो काफी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जो बॉडी है ये एक दिन डिके होगी, एक दिन ये लाइफ बहुत कम समय के लिए मिली है, तो हमें इसको खुशी के साथ अच्छे से रहना चाहिए. और खुश होना भी एक आर्ट है जो हमें हर किसी को अपने अपने तरीके से सीखना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है. तो आप किस तरीके से खुश रहती हैं, मतलब कैसे इस तरीके से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती हैं खुश रहने के लिए? हाँ, तो इसमें 2 चीजें हैं. वन कि एथलीट हो या कोई भी, एनीबडी हुज अलाइव इज सैड. ठीक है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सब दुखी होते हैं, सब खुश होते हैं. आई थिंक स्पोर्ट्स वाले थोड़ा अडेप्ट इजीली कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी वापस रिबाउंड करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो ऑल अबाउट दिस, यू हैव अ बैड डे, यू हैव अ गुड डे. तो वो इंस्टिंक्ट जो होती है वो ज्यादा होती है स्पोर्ट्स वालों में. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग सैड नहीं होते या वो लोग डिप्रेस नहीं होते. इनफैक्ट एथलीट्स को, तो इन लाइफ देयर इज नो टर्म एज यू वन और यू लॉस्ट. ठीक है, कोई मेडल नहीं मिलता आपको कि आप जीत गए हो, आज आप जीत गए हो क्योंकि आपका बिजनेस इतना हो गया तो आप जीत गए, या आपको गोल्ड मिला या सिल्वर मिला. ये केवल स्पोर्ट्स में होता है. तो एथलीट को या एनी स्पोर्ट्स पर्सन फॉर दैट फैक्ट गेट्स अ रिजल्ट कि आप पास हुए हो कि आप फेल हुए हो, तो उसका डीमोटिवेट और मोटिवेट होना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आज मैं हार गया हूँ. लाइक इन लिटरल टर्म्स वो हार जाता है. तो इसलिए उनकी अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बहुत बार हारते हैं और बहुत बार जीतते भी हैं. तो ये जरूर है. लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खुश रहना या हमेशा मोटिवेटेड रहना, जैसे यू टोल्ड कि आई मेट यू, मैं यूजुअली बहुत ज्यादा हैप्पी या कॉन्फिडेंट या ओवर एक्साइटेड रहती हूँ इन अदर टर्म्स. तो
ये बाय नेचर बाय अंडरस्टैंडिंग आया है मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसी थी, पर आई हैव सीन सो मेनी पीपल डाइंग हु वर वेरी क्लोज टू मी। तो जब आप डेथ को बहुत क्लोजली देखते हो तो आपको लाइफ की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। आप समझते हो इस बात को कि कुछ कोई इंसान like my mother, wo she was very passionate about life, and overall I have not seen too many people जो लाइफ से इतना कुछ चाहते हैं या जीना जानते हैं। तो she was one person who wanted to live life fully and had n number of things to do in a day, और वो डायरी मेंटेन करती थी और उनके पास इतने काम के शेड्यूल होते थे, एंड आई थिंक शी लिव्ड अ वेरी फुल लाइफ। और उनकी लाइफ से और भी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई बिकॉज शी डिडंट हैव इनफ टाइम। उस दिन आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स अ ब्लेसिंग कि हमारे पास इतना टाइम है, हमारे पास एक लाइफ है, और आई एम फिट। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है अगर मैं उसको गिव अवे कर दूं तो इट्स एन इंसल्ट टू सो मेनी पीपल हु वांटेड टू लिव और वो नहीं जी पाए। तो आई थिंक ये बेयर रियलाइजेशन भी कि हमारे पास बहुत कम टाइम है इस दुनिया में और हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग। हम डेथ के बारे में बहुत नॉर्मली बोल देते हैं पर उसकी रियलाइजेशन होना कि आप चले ही जाओगे, मतलब वन डे यू विल जस्ट गो अवे, एंड लोग आपको याद करेंगे, 1-2 साल भूल जाएंगे फिर, है ना। और आप कितनी लाइफ अफेक्ट कर सकते हो, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो यू कैन नॉट टच इनफ लाइफ, और आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है और फिर भी अगर आप उसको गिव अवे कर दो तो दैट रियलाइजेशन इन मी मेक्स मी लिव मोर फुली, आई थिंक। Obviously millions of people following you and they transforming their life because of your experiences and ये जो डेली रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग देख रहे हैं कि कभी कोई मिल रहा है तो बहुत सैड है, कभी कोई मिल रहा है, तो ये चीजें उतनी अफेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि डेली बेसिस में हम लोग कुछ ना कुछ टास्क होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, कभी कहीं लेट हो जाते हैं, कभी कहीं जल्दी पहुंचते हैं। तो आप जैसे कभी लेट हो गई कहीं किसी मैनेजमेंट या किसी फंक्शन में, तो कैसे हैंडल करती हैं आपकी सॉरी वो क्या रहता है, रिएक्शंस कैसे आते हैं? हाँ, so I get late all the time, I think, पर I try and be on time। लेकिन I think apologizing, genuinely apologizing, आप दूसरे के टाइम की वैल्यू करो, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए जो कि गलती है और गलती सबसे होती है, जी तो उसके लिए आप genuinely you accept responsibility for it and apologize। I think कोई आपको मार नहीं डालेगा कि आप लेट हो गए, लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जेन्युइनली लेट हो, दैट्स ओके। अगर आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट फील कर रहे हो और आप लेट हो रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, और वो तो एक डाउनफॉल का सिग्नल ही होना चाहिए कि अब आप नीचे ही जाने वाले हो। तो आई थिंक रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड देन बीइंग वेरी जेन्युइन इन लाइफ बहुत आसान होता है। फ्लैशी लाइफ या इंस्टाग्राम और ये रील्स आने से और सोशल मीडिया की इतनी हाइप से बहुत इजी हो गया है सबको फील करना कि मैं स्टार हूँ, ओके, एंड देन एवरीबडी इज अ स्टार बिकॉज एवरीबडी गेट्स थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स एंड दैट्स ओके। आप जो भी फील कर रहे हो, जहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स फाइन। जब तक आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या आपने अपने आप को एक पेडेस्टल पे नहीं रख लिया और बाकियों को नीचे नहीं गिरा दिया, तब तक आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। एक हम्बलनेस होनी चाहिए। यस, देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट हम्बलनेस, मतलब जो भी आपके पास है, वॉट एवर लिटिल यू डन इन लाइफ, वो हमेशा नहीं रहने वाला। आपकी एज, आपके अचीवमेंट्स, आप खुद डाई आउट हो जाओगे। तो इस रियलाइजेशन के साथ अगर हम सबके साथ कुछ थोड़ा अच्छे से बात कर लें तो आई थिंक किसी का नुकसान भी नहीं होगा, एंड हमें जो खुशी मिलती है, अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं हमें कितनी खुशी मिल जाती है। आई थिंक जो भी लोग कहते हैं ना कि हमने सेल्फलेसली दिया, हमने किसी को दान दे दिया, दान भी आई थिंक इज अ सेल्फिश डीड। हम दान इसलिए देते हैं जिससे कि हमें अच्छा लगे कि हमने कोई अच्छा काम किया है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें लगना चाहिए कि हम अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम कुछ अच्छा कर देते हैं, एंड देन वी फील कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, मैंने इस गरीब को एक कपड़ा गिफ्ट किया। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी डीड्स हैं
these are all deeds for ourselves. हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, उसके लिए हम करते हैं, और हमें genuinely ये सब करते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। एक तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये बाहर नहीं होता, दैट्स वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत एग्जिस्ट करती है कि बड़े और छोटे में डिफरेंस, एज वाइज भी एंड फाइनेंशियल वाइज भी, कि हम अपनी मेड से उस तरीके से बात नहीं करते जैसे हम अपने भाई बहन से करेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो वो सारी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो हमें ही खुशी देती हैं, एंड देन मेक्स अस आल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन सबसे ज्यादा आई थिंक उससे जिसका फायदा होता है वो हम ही है, और उससे हमें अच्छा लगता है जब दिन खत्म होता है, तो हमने जो वो एक काम अच्छा किया होता है उससे हम हमेशा खुश रहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें ऐड कर लेनी चाहिए, इससे किसी का नुकसान तो होगा नहीं। आई थिंक ये स्कूल्स में एथिकल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे परेशान है कि क्यों मेरी इमेज बिगड़ रही है। एक्चुअली जो आप दान देते हो या जो भी आप देते हो, जैसे आप सामने वाले को थैंक यू बोलोगे तो वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे एक ट्रैफिक मैन है, उसने सही समय पे ट्रैफिक छोड़ा है, जो सिग्नल लाइट चल रही हैं वो जो डिपार्टमेंट जिसने उसमें काम किया है और वो सही तरीके से काम कर रहा है, और आप जो घर तक सेफ पहुंचे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम उनको थैंक सिर्फ अपने बिहेवियर से ही दे सकते हैं। हम अपने एक ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं एक अच्छे बिहेवियर के साथ में। एंड ये मेरे ख्याल से इस पे भी बहुत से इनिशिएटिव्स होने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सारी समस्या इसी में है कि आप किस तरीके से डील कर रहे हैं सिचुएशंस को। हाँ, मैंने बहुत सारे यूथ को देखा है, स्पेशली क्योंकि यूथ टॉक है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, मतलब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, और उन्हें लगता है कि वो डिपेंडेंट नहीं है, बट एक्चुअली अगर आप उनको अकेले छोड़ दो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते फ्रैंकली। तो वो डिपेंडेंसी हटाने के लिए हमें लाइफ को खुद समझना चाहिए। हम जाके खुद जब कुछ काम करेंगे तो हमें शायद लोगों की और रिस्पेक्ट होगी। जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दिया, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दिन में जिनकी हम रिस्पेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमने उन कुछ मेहनत करी ही नहीं है खुद वो सफलता पाने के लिए। तो आई थिंक genuinely all youth should try and do something themselves, और उन्हें एक लाइफ इमेजिन तो कर ही लेनी चाहिए, भले ही वो जिए नहीं, इमेजिन कर लेनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स नहीं हो तो वो क्या करेंगे। तो दे विल हैव अ बेटर रियलाइजेशन कि उनकी खुद की कैपेसिटी क्या है, तो दे विल रियलाइज कि वो कहाँ है, एंड वहां से उन्हें राइज करना है। तो उससे हम्बलनेस भी आती है, बिकॉज अगर मैं अपने पेरेंट्स के नाम पे बहुत ज्यादा प्राउड हूँ और उसकी स्केलेबिलिटी लेके अपनी लाइफ चलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसकी लिमिटेशंस हैं, उस इंसान की खुद की भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो इतना ऊपर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी और पे नीचे। तो अगर हम वो लाइफ इमेजिन करें विदाउट आवर पेरेंट्स एंड देन जीने की कोशिश करें, तो आई थिंक हम सब थोड़े और हम्बल हो जाएंगे। ऑब्वियसली। अंकिता, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स आप रियल लाइफ में क्या करती हैं? रियल लाइफ मैं रियल लाइफ में भी स्पोर्ट्स करती हूँ और रियल लाइफ में बिजनेस भी करती हूँ। तो वी डू एनिमेशन एंड हमारा एक कैरेक्टर है, जैसे मिकी माउस होता है वैसे हमारा एक कैरेक्टर है पर्पल टर्टल करके, उसकी हमने बहुत सारी बुक्स बनाई, फिर हमने उसके स्कूल्स खोले। तो जैसे यूरो किड्स और किड्जी है, वैसे हमारे पर्पल टर्टल प्री स्कूल्स हैं। फिर हमने उसी की एनिमेशन शो बनाया जो आप टीवी पे देखते हो, जैसे टॉम एंड जेरी का शो होता है, ऐसे पर्पल टर्टल का शो बनाया जो कि अब डिस्कवरी किड्स पे आता है मिडिल ईस्ट में। तो दैट इज व्हाट आई डू। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड एन आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऐसी हमारी बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंड उसको हम बुक्स के फॉर्म में या फ्रेंचाइजिंग के फॉर्म में या लाइसेंसिंग के फॉर्म में सेल करते हैं। ये अब देखेंगे बहुत ज्यादा होता है अक्सर कई बार इन रियल लाइफ। जैसे अब हम हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है उसका, कुछ सटीक कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो इन रियल लाइफ मैंने बोल दिया। तो ये काफी होता है, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आप बहुत कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनिमेशन। बहुत सारी चीजें हैं, एंड मेरे ख्याल से खुश होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल लोग देख रहे हैं कि वो कार्टून ज्यादा नहीं देखते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप खुश क्यों हैं यार, मतलब इतना खुश रहता है हमेशा, उसके पीछे क्या राज है? तो मैं आज भी कार्टून देखता हूँ टिल डेट। तो
एंड मैं अपना बचपन, मुझे लगता नहीं मेरा बचपन, मुझे जस्ट लग रहा है कि मैं अभी 12th में था एंड जस्ट अभी मैं बड़ा हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो तो हाँ, कार्टून्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। अपन सबने, एंड आई थिंक एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज सीन कार्टून्स। एंड अभी भी अगर फ्रोजन की कोई मूवी आएगी या डिज्नी की कोई मूवी आएगी तो सबसे पहले फुल फैमिली जाती है देखने, obviously, एंड ओनली किड्स वाचिंग। तो जी, वो किड सेंट्रिक भी नहीं है। तो एंड जहाँ तक आपने एजुकेशन की बात करी, तो यस, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीडियम है, बिकॉज वी रीच टू द राइट ऑडियंस। हम प्री स्कूल पे फोकस करते हैं, हमारा सारा कंटेंट प्री स्कूल पे है, एंड दोज आर बिल्डिंग ईयर्स। तब बच्चे को आप जो सिखा दोगे वो उसको सही समझने लगता है। और उसने दो ही टाइप की लाइफ देखी होती है, एक स्कूल में और एक घर में। तो अगर पेरेंट्स प्रोग्रेसिव हैं तो उसको वो प्रोग्रेसिव चीजें सिखाएंगे, और बुक्स हो गई जो वो स्कूल में पढ़ेगा। तो अगर टीचर्स और बुक्स उसको प्रोग्रेसिव मिलेंगी तो वो उसी हिसाब से अडेप्ट होता जाता है, क्योंकि उसने बाहर की और कोई लाइफ देखी ही नहीं है। तो हम बहुत सिंसियरली और बहुत जेन्युइनली एंड विद लॉट ऑफ फोकस हम मेक श्योर करते हैं कि हर पेज पे ऐसी कोई भी डेरोगेटरी बात नहीं जाए, जैसे इमेजेस होती हैं। तो आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, जब हमने किताब में स्पेसिफिकली चेंज कराया कि उसमें किचन में लेडी खाना बना रही थी। तो अब दिस इज एन एप्रीहेंशन जो बच्चे ने कभी उसको तो नहीं पता कि कौन खाना बनाता है, मेल बनाता है, फीमेल बनाता है, मतलब, एंड उसको क्या करना, मतलब दैट चाइल्ड हैज नो नॉलेज एट ऑल। तो हमने जेन्युइनली उसमें रेक्टिफाई करके मेल को खड़ा किया, सो दैट द किड हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी खाना बना सकता है, ऐसा नहीं है कि किचन में लेडी जाएगी खाना खाने। क्योंकि वो एप्रीहेंशन उसके दिमाग में बन जाता, और वो वही चीज जाके घर पे देखता तो उसका श्योर हो जाता कि यार ऐसे ही होता है। जी, तो हमें कोई वो कोई फिक्सेशन नहीं रखना है, कोई लिमिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि वो बच्चा बड़े होके वही बोलेगा कि तो ऐसे ही होता था और जी, मैंने तो ऐसे ही देखा है, तो यही सही होगा, जो कि सही नहीं है। नहीं है सही। तो वो करेक्शंस हम अपनी कैपेसिटी में जितना ला सकते हैं, हम वो जेन्युइनली लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रॉन्ग, बहुत सारे गलत परसेप्शन के, बहुत गलत इमिटेट करने लग जाते हैं बच्चे, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो सही Yes. है या गलत है बहुत सी जगह। तो आप जो इतने समय से जो आप देख रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने नोटिस की होगी कि बच्चों में कौन सी चीजें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं। यस, आई थिंक इसमें अगर मैं किसी का इम्पोर्टेंस दूंगी, इज पेरेंट्स। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं पेरेंट्स को, लिटरली इमिटेट करते हैं। आप जो बोलोगे वो आपका बच्चा कर रहा होगा, एंड देन अगर आप गलत कर रहे हो, देन हमने ही अपने बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं दिया, वो लाइफ नहीं दी, तो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ओपन माइंडेड बन जाएं या सही बात सडनली वो बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएंगे स्कूल में जाके। वो नहीं होता है, क्योंकि वो जेन्युइनली सोचते हैं कि जो घर में हो रहा है वो सही हो रहा है। तो पेरेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल माय पेरेंट्स वर वेरी ओपन माइंडेड। मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज हो रही हो जिसमें उन्होंने मुझसे कहा हो कि लड़की हो तो तुम नहीं कर सकती, दिस दिस इज समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम अदर्स, पर मैंने कभी ये सुना ही नहीं। तो मेरे लिए ये हमेशा से एक पैरेलल यूनिवर्स ही था कि ऐसा किसी के साथ होता है, ये सही नहीं होता है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है। है। जी, तो मेरे पास कोई एप्रीहेंशन था ही नहीं कि मेरी कोई लिमिटेशन है कि मैं ये नहीं कर सकती या ये कर सकती हूँ। तो क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स ने इनबिल्ट किया, एंड इसलिए जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सिखा देंगे, वो बच्चा उस चीज को सही, और बाहर जो हो रहा है उसको गलत। तो जी, अगर उसने देखा कि वो बच्ची कि उसकी मदर ड्राइव करके जा रही हैं और वो एक बिजनेस कर रही हैं, शी इज कमिंग बैक होम, फादर इज कुकिंग, या फादर इज ऑल्सो गोइंग बैक टू वर्क, एंड बोथ आर कुकिंग एंड डूइंग समथिंग, इट विल बिकम नॉर्मल टू देम। उन्हें सरप्राइज नहीं लगेगा, उन्हें यही सही और यही नॉर्मल लगेगा जो कि नॉर्मल है। और फिर जो बाहर हो रहा है अगर गलत हो रहा है तो वो उसको स्टॉप कर पाएंगे। जब जी, तक ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी बच्चे में, तो आई थिंक इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। और पेरेंट्स देन माइट ब्लेम के वो ही इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये सिखा पाए। तो आई थिंक अडेप्टिवनेस भी एक चीज होती है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, अब जी, हमें ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, हमें सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो जी, पेरेंट्स जो ये, बहुत सारे पेरेंट्स ये एक्सक्यूज दे देते हैं जिनसे मैं बात करती हूँ कि ना हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो आपके टाइम में नहीं होता था, विच इज ग्रेट, लेकिन अब हो रहा है। और
हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, मुझे भी अडेप्ट करना पड़ेगा टू द फ्यूचर जनरेशन। तो जी अडेप्ट करके अगर हम न्यू नॉर्मल, अगर हम कोरोना से अडेप्ट कर सकते हैं तो हम ये अपनी घटिया सोच से क्यों नहीं अडेप्ट कर सकते? आई थिंक जेन्युइनली अडेप्ट कर सकते हैं। जी तो एग्जैक्टली। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेरेंट्स आई थिंक। ये आपने बहुत ही एक सीरियस टॉपिक एड्रेस किया कि किस तरीके से लोग इमिटेट, बच्चे इमिटेट करते हैं। और मोस्टली तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स को देख के वो उनके हाथ में एक ड्रिंक रखा हुआ है या तो एक सिगरेट रखा हुआ है, तो उन्हें पीना नहीं होता लेकिन तो भी वो इमिटेट कर देते हैं उन चीज़ों को, पर एक्चुअली उनको वो करना नहीं होता है। कई बार हम वो डिश खा रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, क्योंकि वो किसी को अच्छी लगी है तो हम भी ट्राई कर रहे हैं उसे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एंड किसी भी चीज की अति ही नशा होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ ड्रिंक करना ही नशा है? तो देखिए, कोई भी चीज लिमिट में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे ड्रिंक हो, चाहे स्मोकिंग हो, तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको, किसी को हार्म कर रहे हैं उससे, किसी को दिक्कत हो रही है आपके कुछ करने से, तो वो नशे की क्राइटेरिया में आता है। यस यस, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस कि आपको लिमिट पता होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ड्रिंक कर रहा है वो बुरा इंसान है। ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना कि अगर आप अल्कोहलिक हो तो आप बुरे हो, ऐसा नहीं है। पर अगर आप नश आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज की अति कर दोगे तो आप खराब नहीं चले जाओ। अगर कोई बहुत ज्यादा हंसता है जी जी तो पागल कह देते हैं ना। जी जी, वही बात है। अगर कोई बहुत ज्यादा नशा करता है तो फिर वो गलत काम ही करेगा। सो जी, दैट्स तो हमें अंडरस्टैंड। एक्चुअली अभी गवर्नमेंट बहुत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डायलेमा में है कि हम इसको, बहुत सारे स्टेट्स को हमने ड्राई स्टेट्स बना दिया और अभी हम आगे वाले स्टेट्स को बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टूरिज्म अफेक्ट होता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से लिमिट सेट करना बहुत एसेंशियल है कि ये, अगर आप ले रहे हैं किसी चीज को तो आपको लिमिट पता होना चाहिए। अगर आप पानी बहुत ज्यादा पियेंगे तो आप मर जाएंगे, वो भी आपके लिए जहर है। आप खाना बहुत ज्यादा खाएंगे तो आप, बहुत सारी चीजें हैं। एंड लिमिट को मेरे ख्याल से एनहेंस करने की बहुत जरूरत है इन सब और मुझे लगता है लिमिट किसको नहीं पता। आई थिंक एवरीबडी इन देयर सेंसेस नो कि लिमिट क्या है। जब आप खुद लिमिट के बाहर हो जाते हो, आपको यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि आप लिमिट के बाहर हो गए हो। जी तो दिस कम्स विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अपने घर वालों को कितना परेशान करते हो। आप खुद को कितना परेशान कर रहे हो, आप अपनी जी जी। हेल्थ को कितना परेशान कर रहे हो, और वो लिमिट आपको पता है। तो ओके। इट इज जेन्युइन कि आपको खुद इसकी तरफ अवेयरनेस करके कुछ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा। मतलब हर चीज के लिए अगर आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल कर दोगे तो फिर आपकी लाइफ तो इज रिस्पॉन्सिबल ऑन अदर्स ना। जी कि ये मुझे सरकार सिखा दे, ये मुझे एक्टर सिखा दे, ये मुझे मेरे पेरेंट्स सिखा दें, ये मेरे दोस्त सिखा दें, जी तो जी, मैंने खुद तो कुछ किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। सही बात है। तो आई थिंक खुद भी कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक एथलीट्स जो हैं वो एक लिमिट तो बता देते हैं कि हम कितना दौड़ सकते हैं, कितना हम अपनी बॉडी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कितना अपनी माइंड को एनहेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम बहुत अच्छे, बहुत सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को और भी कई चीज़ों में इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बहुत से बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ड्राइविंग लिमिट क्यों सेट की गई है, तो मुझे क्यों थोड़ा स्लो होना चाहिए कहीं पे, जो टर्निंग कर्वेचर है वो क्यों कम होना चाहिए, नहीं पता होता है, इसीलिए एक्सीडेंट्स हो जाता है। और हर चीज की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट उनमें पता रहना चाहिए और हर समय संज्ञान में होनी चाहिए कि इसकी लिमिट क्या है जो हम कर रहे हैं। तो आपको ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के यू टॉक से कैसा फील हो रहा है अभी? आई कैसा थिंक लगा इस प्रोग्राम में जुड़कर? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत ही कॉन्वर्सेशनल था फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मॉडरेटर था वो भी इतना कन्वर्स कर रहा था, बिकॉज यूजुअली बहुत वन साइडेड हो जाता है और बहुत बोरिंग हो जाता है। तो अच्छा। आई थिंक यू डिड अ वंडरफुल जॉब। नहीं, और एक्चुअली हिंदी में ये सब चीजों पे लाइट डालना, इट्स इट्स अ लिटिल बिट टिपिकल जॉब, बट वी हैव टू डू ऑल सच थिंग एज वेल। आई थिंक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था और मुझको बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक मैं एसोसिएट हुई थी ऑल गायत्री परिवार से लास्ट ईयर आई थिंक। जी एंड उस टाइम से हम लोगों का इतना अच्छा कनेक्शन बनाया। आई थिंक आई एम इन कांटेक्ट विद 5-6 पीपल आपकी टीम से, और जी सबसे इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, इतना अच्छा कांटेक्ट है, और आप लोग जो कर रहे हो वो यूथ के लिए इतना एडमायरेबल है। और अगर मैंने इनफैक्ट वो आपकी आई हैड सीन योर स्पेस ऑल्सो, और आप जो यूथ को और लोगों को
इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, या केवल उनको अवेयर करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और जो गलत जा रहे हैं उनको सही दिशा दिखाने के लिए आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हो, एक तो वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, और जितने दिल से आप लोग कर रहे हो मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। आप लोग इतना एफर्ट लेते हो, इतना जेन्युइनली इन्वॉल्व रहते हो एक एक बच्चे की प्रोग्रेस में। आई थिंक हैट्स ऑफ, एंड आई love the whole team. I love the whole idea behind your initiative, and I would love to associate anytime for anything. Thank you, Ankita. Thank you for joining us. Thanks for your valuable time. Thank you. Thank you. Bye. Bye.